आज यह सी-टेट में साइकोलॉजी की हमारी 8th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पियाजे, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कहाँ के थे? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूपी टेट और सी टेट में ये बन सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे। तो जीन पियाजे साहब कहाँ के थे? आपके स्विट्जरलैंड के। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका किसने दिया था? ये भी आपका जीन पियाजे साहब ने दिया था। अब इन्होंने संज्ञान के बारे में बताया कि संज्ञान क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि संज्ञान मतलब जानना या समझना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास था यह क्या होता है, इसका एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानने के लिए जीन पियाजे ने अपने 3 पुत्र थे इनके, ठीक है, लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन, इन पर प्रयोग किया। अब जीन पियाजे साहब ने कि बच्चों की जो बुद्धि है वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से बच्चों की जो बुद्धि है उसका विकास होता है, यह जानने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने 3 पुत्रों पर प्रयोग किया। अब पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता, जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। पियाजे साहब ने बताया कि बच्चे में जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, बच्चा कोई भी जो वस्तु होगा उसको लेके अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेगा, एक इमेज बना लेगा। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बाल चिंतन की भाषा। कौन सी? बाल चिंतन की भाषा। क्वेश्चन यूपी टेट में आ जाएगा ये वाला। कौन सा? कि बाल चिंतन की भाषा पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है आपकी? पियाजे साहब ने। अब पियाजे साहब ने एक कथन दिया। वो कथन इन्होंने क्या दिया था कि एक बच्चा वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। हम ये नॉर्मल भी चीज़ें, जैसे जैसे हम लोग भी हैं, हम कभी किसी से मिलके कुछ समझ रहे होते हैं, कभी किसी से मिलके कुछ समझ रहे होते हैं। तो वातावरण के साथ एक बच्चा संबंध तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह समझ का भी विकास करता है। यह कथन किसने दिया था आपका? यह कथन दिया था आपका जीन पियाजे ने। अब नेक्स्ट है कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होगी लेकिन क्वांटिटी में एक जैसी होगी। बच्चों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो हम लोगों से थोड़ी सी अलग होगी लेकिन क्वांटिटी में बच्चों की जो थिंकिंग है वो एक जैसी ही होगी। दूसरा, पियाजे जी ने एक और बात कही कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। पियाजे ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो कि चीज़ों के बारे में अपनी समझ का विकास स्वयं से करता है। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के इन्होंने कुछ सोपान दिए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। मूल प्रव्यात्मक व्यवहार। इन्होंने बताया कि रोना, चीखना, चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, यह क्या है? एक मूल प्रव्यात्मक व्यवहार है। दूसरा, इन्होंने बताया कि वस्तु के न दिखने पर भी यह ज्ञात होना कि वस्तु है या निर्जीव वस्तुओं में भी जीव का होना समझना जीववाद कहलाता है। वस्तु स्थायित्व के बारे में किसने बताया? आपका जीन पियाजे जी ने। इन्होंने कहा कि वस्तु के न दिखने पर भी यह ज्ञात होना कि वस्तु है या निर्जीव वस्तुओं में भी जीव का होना समझना जीववाद है। जैसे कोई बच्चा है और उसके पास कोई हाथी वाला खिलौना है, तो वो एक खिलौना है, वो एक निर्जीव वस्तु है सिर्फ खिलौने के रूप में, लेकिन क्या है, फिर भी वो उसे एक जीव समझ रहा है।
अब नेक्स्ट इन्होंने बताया संक्रिया। ये क्या होती है? किसी क्रिया को बार बार करना या दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़ना और फिर पहले जैसा बनाने की कोशिश करना, यही क्या है? संक्रिया है। कि बच्चा किसी क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे उसके पास अगर कोई खिलौना है तो उसने क्या किया? उस खिलौने को तोड़ दिया और उसके बाद वो उस खिलौने को जो जोड़ने की बार बार कोशिश करता है, वही क्या है? संक्रिया। अब दूसरा इन्होंने अविलोम्यता, अनुक्रमणशीलता, अपलटावी, ये चीज़ें भी बताई कि ये क्या होती हैं। गिनती, अक्षर आदि पर मूल रूप से वापस ना आना। बच्चे को अनुक्रमणशीलता के बारे में नहीं पता होता कि अगर 5 + 4 9 है तो 4 + 5 भी 9 ही होगा। इस चीज़ से बच्चा अनभिज्ञ होता है। वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, नहीं समझता कि हाँ उसी चीज़ पर वापस से उल्टा कैसे आना है। दूसरा इन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया कि अनुकूलन क्या होता है। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना ही अनुकूलन कहलाता है। बच्चे वातावरण के साथ जो समायोजन करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, उसे ही इन्होंने क्या कहा? अनुकूलन। अब अनुकूलन, इसमें 2 परिक्रिया होती हैं। एक होता है आपका आत्मसात्करण। ये क्या होता है? बालक द्वारा नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। अब जैसे बच्चा है, बच्चे को आपने 1 2 3 सिखा दी, ठीक है। अब उसके बाद ये तो उसका पुराना ज्ञान हो गया, ठीक है। अब वो इस पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में ऐड कैसे करेगा? अब आप बच्चों को 2 + 2 जोड़ना सिखाएंगे, तो वो तभी तो सिखा पा रहे हैं जब बच्चों को 1 2 3 आती है। तो क्या यहाँ पे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाएगा? आत्मसात्करण कहलाएगा। अब सेकंड आपका समायोजन। कि समायोजन क्या है? वह परिक्रिया जिसमें बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन करता है जिससे कि नए वातावरण के साथ तालमेल बना सके, इसे ही समायोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए क्या करता है? अपनी बनाई हुई योजनाओं में या अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसे लगता है कि हाँ उसका ये व्यवहार ठीक नहीं है या उसे अपनी इस चीज़ में चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस करता है। किस लिए? ताकि वो अन्य लोगों के साथ या वातावरण के साथ तालमेल बैठा सके। और इस वातावरण के साथ तालमेल बैठाने को ही क्या कहा गया है? समायोजन। आत्मसात्करण में क्या होता है कि नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाता है। और समायोजन जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ या वातावरण के साथ समायोजन बैठाने के लिए, मतलब कि तालमेल बैठाने के लिए अपनी योजना में या अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस करता है। जैसे आप ही हैं और आपको किसी का व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि आपका मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें। तो वो क्या करेगा? उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ काम कर रहा हो, उसे रोज़ आपके साथ ही बैठ के काम करना होता है, ठीक है। जैसे ऑफिस वगैरह में आप देख लीजिए, तो यही क्या कहलाएगा? समायोजन। कि जहाँ पे व्यक्ति अपने व्यवहार में या अपनी योजनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है अन्य व्यक्तियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए, उसे ही क्या कहेंगे? समायोजन। अब संतुलन या साम्य धारण क्या होता है? जब बालक के द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन के बीच एक संतुलन स्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संतुलन। किसमें? आत्मसात्करण और आपका समायोजन।
इनके बीच तालमेल बैठाने को ही क्या कहेंगे? संतुलन। अब नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने देखने हैं। जब बच्चा खुद से बात करता है तो पियाजे ने इसे क्या कहा? अहम केंद्रित। बच्चा जब खुद से बात करता है तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित होता है। जब बच्चा खुद से बात करता है, इसी बात को वाइगोत्स्की ने क्या कहा? प्राइवेट स्पीच। क्या कहा? प्राइवेट स्पीच। और पियाजे ने क्या कहा? ईगो सेंट्रिक, अहम केंद्रित। अब नेक्स्ट है आपका स्कीमा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कीमा क्या होता है। ये एक तरीके से आप ऐसे समझ ले, जैसे कंप्यूटर होता है आपका, उसमें CPU है, वो क्या करता है? एक मेमोरी की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा को इन्होंने यही कहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। कि बालक के मस्तिष्क में जो पहले से चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है, तो मस्तिष्क में उपस्थित उन चीज़ों का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है। मतलब पहले से जो उसे ज्ञान है, उस ज्ञान के बेसिस पे वो अन्य चीज़ों का प्रयोग करके किसी विषय के बारे में एक धारणा या एक कॉन्सेप्ट बना लेता है, और उसे ही इन्होंने क्या कहा? स्कीमा। अब नेक्स्ट आपका है संरक्षण। किसी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन करने पर पहचान नहीं पाता, ठीक है। वही क्या कहा इन्होंने? संरक्षण। जैसे किसी वस्तु की शेप ये है और एक वस्तु है उसकी शेप ये है, तो इनमें जो चेंजेस है उसे वो बच्चा पहचान नहीं पाता कि ये ट्रायंगल है और ये चतुर्भुज है। अब नेक्स्ट है आपका केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की एक विशेषता के बारे में सोचना केंद्रीकरण कहलाता है। एक समय में सिर्फ किसी एक ही वस्तु की एक विशेषता के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। जैसे कि आपका अपना कोई एम है, सिर्फ आप अपने ही एम के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? आपका केंद्रीकरण। कि आप इस टाइम में अपने सिर्फ UPSC या SSC के बारे में सोच रहे हो, और SSC में भी ये कि हाँ आपको 100 में से 90 मार्क्स कैसे लाने हैं, तो वही क्या है? आपका केंद्रीकरण। और संरक्षण क्या है? कि कोई वस्तु है उसके साइज में अगर चेंज कर दें तो वो उससे जो उस वस्तु की शेप में परिवर्तन आया, वो बच्चा उस चीज को नहीं पहचान पाता। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपकी जो अवस्था है वो कौन सी है। अब जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई, जिनमें फर्स्ट है आपकी कौन सी? फर्स्ट है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। और सेकंड है आपकी, फर्स्ट कौन सी हो गई? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। सेकंड आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड आपकी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड लास्ट आपकी हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए फर्स्ट जो हमारी अवस्था है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कौन सी है आपकी? इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितनी? जन्म से
2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब आपके ये जो नाक, कान, मुंह, हाथ की उंगलियां इत्यादि हो गई। आँख मतलब कि बच्चे का किसी चीज़ पे नज़र पड़ी और फिर उसी टाइम पे किसी दूसरी चीज़ पे नज़र पड़ी तो वो थोड़ा सा अंतर करना सीखेगा। नाक से सीखेगा वो, ठीक है, कान से कि हाँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जीभ मतलब कि टेस्ट से सीखेगा कि हाँ ये मीठा है और ये फीका है। हाथ की उंगलियों से सीखेगा। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। वो कौन सी अवस्था है आपकी? संवेदी गामक अवस्था, जिस अवस्था में बालक भूख लगने की स्थिति में रोता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इसमें क्या कहा गया है कि बालक की आंखों के सामने जो वस्तु आएगी, बच्चों की नज़रों में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व है। जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना है तो बच्चे की नज़रों में क्या है? सिर्फ खिलौने का ही अस्तित्व है। अभी उसने बाहर निकलना घर से शुरू नहीं किया, वो 6-7 महीने का है, 8 महीने का है, तो उसे नहीं पता कि हाँ हाथी देखने में ऐसा होता है और ये सजीव भी होता है। अब लास्ट है आपका, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आ जाता है और बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। जैसे आप कोई वस्तु छुपा देते हैं तो बच्चा क्या है? उस वस्तु को ढूंढ लेता है। ये क्या हो गया? आपका वस्तु स्थायित्व का गुण हो गया। अब नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। पेशी संवेदी गामक अवस्था कितनी वर्ष तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा उसमें विभेद करने लगता है। मतलब कि जो उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है और उन चीज़ों में विभेद करने लगता है। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुक और नोटबुक, मतलब कि कॉपी। वो किताब से समझ जाता है कि हाँ किताब में पढ़ा जाता है और कॉपी में लिखा जाता है। इस अवस्था में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष की अवस्था के बाद ही, मतलब कि वैसे तो 1-1.5 साल की अवस्था में भी बच्चा काफ़ी हद तक चीज़ों को बोलने लगता है, शब्दों को बोलने लगता है, लेकिन अवस्था इसमें भाषा का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संगठन करता है। इस अवस्था में बच्चे को जो नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जो अनुभव मिलते हैं, वो उनको क्या करता है? उनका संगठन करता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। अब जैसे आप ही हैं, आप पानी को बच्चे को अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, है ना, तो वो उन चीज़ों को समझ जाता है। पानी है, अब बच्चों को कुछ लोग पानी को कैसे बोलते हैं? मम, है ना, तो बच्चा उस मम शब्द से समझ जाता है कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? पानी की ओर इशारा किया जा रहा है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। आपके मेन पॉइंट कौन सा है कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आपका बनता है कि बच्चा शब्द व प्रतीकों का प्रयोग कौन सी अवस्था में करने लगता है? तो कब करने लगता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। जैसे आप बच्चों को बोलने लगे कि प्लस करो या जोड़ो, तो बच्चा आपके इस साइन से ही समझ जाएगा कि हाँ जोड़ना है। या माइनस करोगे अगर आप साइन लगाते हैं तो बच्चा इस माइनस साइन से ही समझ जाएगा कि हाँ घटाना है। अब
लास्ट है इसमें आपका, इसमें बच्चे में अहम केंद्र की भावना होती है। उसे लगता है जो वह सोच रहा है सब सोचते हैं, जो कर रहा है वो सबको पसंद आता है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा अहम केंद्रित होता है, बस वो खुद को लेके सोचता है। वो सोचता है कि जो वो सोच रहा है वही सब लोग सोच रहे हैं, और जो वो कर रहा है वो चीज़ सबको पसंद आ रही है। अब नेक्स्ट है हमारा जीववाद। ये क्या होता है? सभी सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। चोट लगने पर निर्जीव वस्तु को मारने पर शांत हो जाता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे के पास एक खिलौना है हाथी का। क्या? एक खिलौना है, ठीक है, हाथी का। अभी उसे ये नहीं पता कि हाँ ये जो हाथी है ये सिर्फ एक खिलौना है, ये इसकी एक इमेज है। सच में भी हाथी होता है सजीव, ठीक है। तो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। दूसरा है अपलटावी गुण। इस अवस्था में बच्चा रिवर्सिबल नहीं सोच पाता। मतलब बच्चे को नहीं पता कि 2 + 3 अगर 5 हैं तो 3 + 2 भी 5 ही होंगे। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर बच्चा नहीं पहुँच पाता। सबसे अच्छा तरीका अपलटावी को समझने का क्या है कि जहाँ से शुरुआत हुई बच्चा उसी शुरुआत पर नहीं पहुँच पाता। यह क्या होता है? अपलटावी। अब थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की उम्र कितनी है? तो इस अवस्था की उम्र होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा उस पर तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है। तो तीसरी अवस्था आपकी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की उम्र कितनी है? 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है कि चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है वस्तुओं के विषय में, ठीक है। इस अवस्था में बालक वस्तु के आकृति आकार को समझ जाता है। इस अवस्था के बालक में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा का पूर्ण विकास कब हो जाता है? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। और प्रारंभ कब होता है? तो इससे ठीक एक पहले की अवस्था कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसमें भाषा का प्रारंभ होगा और भाषा का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं की आकृति के बारे में नहीं समझता, लेकिन फिर जैसे ही नेक्स्ट अवस्था आएगी, कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा वस्तु की आकृति और आकार को समझने लगता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को भी सीख लेता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी लास्ट स्टेज है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र 11 से 15 वर्ष होती है। कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। कौन सा? अमूर्त चिंतन। मतलब कि जो चीज़ें बच्चे की आंखों के सामने नहीं हैं उनके विषय में भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अब जैसे बारिश होती है ना, तो बच्चा क्या है कि ये पानी ऊपर से आसमान से नीचे कैसे आ रहा है, इन चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे करके सोचने लगता है। जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, उन विषयों के बारे में भी बच्चा सोचने लगता है।
इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई पर होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे में जो भाषा संबंधी योग्यता होती है या संप्रेषण कौशल जो होता है वो ऊंचाई पर होता है। इस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने के लिए अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे मान लें बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा उस समस्या के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। अब क्या है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, तो वो देखते हैं कि वो क्या है। पियाजे ने बताया कि विकास की ये अवस्थाएं एक क्रम में होती हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। बच्चा प्रत्येक अवस्था में उतना ही सीखता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि पियाजे की जो अवस्थाएं हैं वो एक क्रम में ही होंगी। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा इस अवस्था में सीखेगा और उसके बाद इस अवस्था में। इन्होंने कहा कि पियाजे की जो अवस्थाएं हैं वो एक क्रम में होंगी, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि फोर्थ स्टेज फर्स्ट पे आ जाएगी और फर्स्ट स्टेज फोर्थ पे आ जाएगी। लेकिन बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अवस्था से अधिक सीख लेता है। इन्होंने कहा कि बच्चे को अगर अच्छा वातावरण आप देंगे तो वो इन अवस्थाओं से अधिक सीख जाएगा। मतलब कि वक्त से पहले कुछ चीज़ें सीख जाएगा। जो चीज़ वो 16 की उम्र में सीखने वाला था वो चीज़ वो 13 की उम्र में सीख जाएगा। जो 11th क्लास के क्वेश्चंस वो 16 साल की उम्र में करता है, जबकि मतलब कि 16 साल की उम्र में कि कोई बच्चा 11th क्लास में 16 साल की उम्र में आया तो वो उस 11th क्लास के क्वेश्चंस 10th क्लास में ही सॉल्व करने लग जाएगा। अब ये जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, इसका शैक्षिक महत्व क्या है वो देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक के मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक में मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के अंतर्गत होता रहता है। बच्चे का जो मानसिक विकास होता है एक क्रम में होता है और वो धीरे धीरे होता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले आप बच्चे को गुणा करना सिखा देंगे। आप बच्चे को पहले क्या सिखाएंगे? जोड़ना, फिर घटाना, फिर उसे गुणा करना सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पहले आप उसे गुणा करना सिखा देंगे, जब उसे जोड़ना ही नहीं आता तो वो गुणा क्या करेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो धीरे धीरे एक क्रम में होता है। अध्यापक को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करना चाहिए, तब उन्हें शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। मतलब कि इन्होंने कहा कि टीचर का फर्ज बनता है कि वो सबसे पहले एक बच्चे के मानसिक विकास, मतलब कि जो उसका चीज़ों को समझने का एक लेवल है, सबसे पहले वो इस चीज़ का निर्धारण करे, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करे और उसके बाद ही वो उस बच्चे को एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चे को पढ़ना नहीं आता, मतलब कि उसे अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है और आप उसे सीधा शब्द पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप बच्चे को चेक करो, उसके बाद बच्चे को ज्ञान दो। जब आपको पता चल गया कि हाँ बच्चे को अभी अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे को अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, तभी तो उसे शब्दों का ज्ञान कराएंगे। अब जब आपको ये ही नहीं पता कि बच्चे को अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है तो आप उसे शब्द पढ़ा के क्या करेंगे? तो यहाँ इन्होंने यही बात कही कि सबसे पहले एक बच्चे को चेक करो उसका मानसिक विकास कितना हुआ है। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई है। इसलिए शिक्षकों को बच्चे में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक का फर्ज होता है कि वो बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास
करे। बच्चों को गलती करने पर उन्हें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को समझने में, चाहे मान लीजिए मैथ का ही आपने कोई क्वेश्चन दे दिया और बच्चा उसे गलत कर रहा है, तो आप ये नहीं कि बच्चे को डांटेंगे, आप उसे थोड़ा वक्त देंगे, आप उसे थोड़ा गाइड करेंगे ताकि वो उस गलती को सुधार सके, उस चीज़ को समझ सके। शिक्षा, अब इसमें ये आपका पॉइंट है कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। शिक्षक का एक फर्ज बनता है कि बच्चे को प्रयोगात्मक शिक्षा तो दे, साथ ही साथ उसे व्यवहारिक शिक्षा भी दे। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अब वाद विवाद प्रतियोगिता से क्या होता है कि बच्चे में नवीन सोच और नवीन विचारों का जन्म होता है। शिक्षकों को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चे में नई सोच का और नए विचारों का जन्म हो। मतलब कि आपने कोई टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आप डिस्कशन करें, ठीक है, 5-5 बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। अब क्या होगा, उस वाद विवाद प्रतियोगिता से क्या होगा कि बच्चे में नए नए विचारों का, नई सोच का जन्म होगा। बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप सीखने के लिए विभाजित कर देना चाहिए, इससे उनके बुद्धि का विकास हो सके। वही मैंने जो अभी आपको बताया कि बच्चे के मतलब 10 बच्चे हैं तो उनके 2 ग्रुप बना लीजिए 5-5 के, और उनके बीच में कोई टॉपिक दे दीजिए जिस पर वो वाद विवाद करें। उससे क्या होगा, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनमें नवीन सोच का, नवीन विचारों का जन्म होगा। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आज आपका ये जो प्याजे टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, और कल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कल पढ़ाते हैं, ठीक है। आज ये आपकी सीटेट की साइकोलॉजी की 8th क्लास थी। इससे रिलेटेड 7 क्लासेस आपकी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं।